कभी सोचा है जब बड़े बड़े इरादे, ऊंचे ऊंचे आदर्श असल जिंदगी की कठोर हकीकत से टकराते हैं तो क्या होता है? आज हम ब्रिटिश भारत के एक ऐसे ही वाइसरॉय लॉर्ड नॉर्थब्रुक की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिनका कार्यकाल कह सकते हैं कि इसी सवाल का एक जीता जागता जवाब था। और इस पूरी चर्चा का जो आधार है वो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल पर ये एक छोटा सा नोट। इसी से हमें उनके दौर की चुनौतियों, उनकी उपलब्धियां, मतलब जो भी जरूरी बातें हुई उसकी एक सीधी सपाट झलक मिलती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या लॉर्ड नॉर्थब्रुक सिर्फ एक आदर्शवादी थे, एक सपने देखने वाले जो एक बहुत ही क्रूर दुनिया में आकर फंस गए थे, या फिर कहानी में कुछ और भी है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार से, लॉर्ड नॉर्थब्रुक से। साल था 1872 जब लॉर्ड नॉर्थब्रुक भारत आए। ये वो वक्त था जब ब्रिटिश साम्राज्य अपनी चरम पर था। उनका कार्यकाल देखें तो बस 4 साल का ही था, लेकिन ये 4 साल भारत के इतिहास में कुछ सबसे अहम और उथल-पुथल भरी घटनाओं से भरे हुए थे। तो नॉर्थब्रुक का बड़ा आइडिया क्या था? मतलब वो भारत के लिए आखिर चाहते क्या थे? नॉर्थब्रुक ने बिल्कुल साफ साफ कहा था, मेरा मकसद टैक्स हटाना और फालतू के कानून बनाना बंद करना है। अगर सीधे शब्दों में समझें तो वो सरकार को लोगों की जिंदगी से बाहर रखना चाहते थे। एक कम से कम शासन वाली सोच थी उनकी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत में योजनाएं शायद ही कभी योजना के अनुसार चलती हैं। नॉर्थब्रुक के इस आदर्शवाद का सामना हुआ 3 बहुत बड़ी हकीकतों से। पहली टक्कर थी बंगाल का भयानक अकाल। ये एक ऐसी मानवीय त्रासदी थी जिसके लिए बड़े पैमाने पर सरकारी कार्यवाही की जरूरत थी, जो नॉर्थब्रुक के कम हस्तक्षेप वाले दर्शन के एकदम बिल्कुल उल्टा था। मानो अकाल का संकट काफी नहीं था कि नॉर्थब्रुक को एक राजनीतिक घोटाले से भी निपटना पड़ा। बड़ौदा के शासक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और नॉर्थब्रुक को मजबूरन दखल देकर उन्हें पद से हटाना पड़ा, अपने ही सिद्धांतों के खिलाफ एक और कदम। और फिर पंजाब में हुआ कूका आंदोलन। ये एक धार्मिक और राजनीतिक विद्रोह था जिसने सीधे सीधे ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। अब इसे दबाने के लिए तो एक मजबूत हाथ की जरूरत थी, जिससे नॉर्थब्रुक की शांतिपूर्ण शासन की उम्मीदें और भी धुंधली हो गईं। लेकिन एक तरफ जहां नॉर्थब्रुक इन सब संकटों से जूझ रहे थे, वहीं पर्दे के पीछे एक खामोश क्रांति हो रही थी, जो भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। स्वेज नहर के खुलने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार के लिए मानो एक नया हाईवे ही खुल गया। सामान तेजी से और बहुत सस्ते में आने जाने लगा, और इसका नतीजा क्या हुआ? एक जबरदस्त आर्थिक उछाल आया। तो फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक की विरासत को आखिर समझा कैसे जाए? क्या वो एक नाकाम आदर्शवादी थे, या एक व्यवहारिक नेता जो बस अप्रत्याशित हालात से निपट रहे थे? देखिए, उनकी कहानी विरोधाभासों से भरी है। वो आए थे टैक्स में कटौती का वादा करके, लेकिन उन्हें अकाल राहत पर पैसा खर्च करना पड़ा। उन्होंने दखल न देने की बात की थी, लेकिन उन्हें शासकों को हटाना पड़ा और विद्रोहों को भी कुचलना पड़ा। और इन सब के बीच उन्होंने अनजाने में ही एक आर्थिक क्रांति की अध्यक्षता भी की। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का मामला हमें एक बहुत पुराने सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। हम नेताओं को उनके इरादों से आंकते हैं या फिर उनके नतीजों से? उनकी कहानी देखकर तो यही लगता है कि इतिहास में इन दोनों के बीच की जो रेखा है वो अक्सर बहुत धुंधली होती है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।